नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की 5वीं इकाई है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखते हैं गद्य का शीर्षक यानी सवाल बालमन। सवाल किनके हैं? बालमन यानी बच्चों के मन के हैं, और जवाब किनके हैं? डॉक्टर कलाम के हैं। बच्चों ने कुछ सवाल पूछे हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनके जवाब दिए हैं। तो यहाँ हम देखें तो अब्दुल कलाम का नाम आप सबने सुना ही है। इस गद्य की समझूती से पहले हम अब्दुल कलाम का परिचय देखेंगे और उनके बाद इस गद्य की समझूती प्राप्त करेंगे। तो हम एक बात देखें कि यह जो गद्य है वह साक्षात्कार है, यानी उनका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार, और प्रस्तुत साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। बच्चे उन्हें कुछ प्रश्न पूछते हैं और अब्दुल कलाम उनके उत्तर देते हैं। उसकी बातचीत पर यह पूरा पाठ आधारित है, जिनका हमें अभ्यास करना है। तो बच्चों, पाठ की समझूती से पहले हम डॉक्टर अब्दुल कलाम का थोड़ा परिचय देखते हैं। आप सबने उनका नाम सुना ही है। हम बात करें तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। वे भारतीय वैज्ञानिक थे। तो वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। उन्हें मिसाइल मैन तथा जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना गया है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम और तमिलनाडु में एक मध्यम परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को दिल के दौरे की वजह से हुई थी। अब्दुल कलाम सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें बच्चों से बड़ा ही लगाव था। तो इस पाठ में बच्चों ने उन्हें विविध विषय पर प्रश्न पूछे हैं और कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। यानी जब वे राष्ट्रपति के पद पर थे तब बच्चों ने जिज्ञासा पूर्वक यानी जानने की इच्छा के अनुसार उन्हें कई प्रश्न पूछे थे। तो उन बच्चों की जिज्ञासा का तुरंत उन्होंने उत्तर दिया था और अपने अनुभव को बताया था, तथा भारत के विकास के प्रति उनके जो विचार थे वे भी उन्होंने प्रकट किए थे। तो साथ साथ व्यक्ति के जीवन की सफलता के बारे में भी उन्होंने बच्चों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमें सबको एक बात सिखाई है कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तो हम उन्हें पूरा करके ही रहेंगे, सफल होकर ही रहेंगे। अब्दुल कलाम का विचार है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, परंतु सपने तो वे होते हैं जो हमें कभी सोने ही नहीं देते हैं। आपके जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने सपने होंगे, है ना बच्चों? आपके भी अपने कुछ ना कुछ सपने होंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वे लक्ष्य हम बचपन से ही तय कर लेंगे। हमें बड़ा होकर जो बनना है उस लक्ष्य को हम क्या करेंगे? बचपन से ही तय कर लेंगे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम बचपन से ही मेहनत करेंगे। इस तरह उन्होंने कई बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिन्हें हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे। और उन्होंने हमें यह भी बताया है कि यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बचपन से ही हम अपना लक्ष्य तय करके उन पर मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन जरूर हमें सफलता प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने अब्दुल कलाम का परिचय देखा है और उन्होंने जो विद्यार्थियों को यानी बच्चों को संदेश दिया है सफलता के बारे में, उनके बारे में भी जाना। तो अब हम बात करेंगे प्रस्तुत गद्य की समझूती की। हमने देखा कि कई बच्चों ने उनसे सवाल किए हैं और उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम ने जो उत्तर दिए हैं उनके आधारित हम उनके कुछ अनुभवों को भी यहाँ पर समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि वे किस तरह बच्चों के उत्तर दे रहे हैं, बच्चे उन्हें किस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उनका वे बहुत ही अच्छे से उदाहरण सहित उनकी समझूती भी देते हैं। यहाँ हम देखें तो पहला प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेट स्कूल, चेन्नई।
कई बच्चे विभिन्न स्कूल से आए हुए हैं, जो आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। वे अब्दुल कलाम से कई प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनमें पहला प्रश्न करता है एक छोटा सा बच्चा जिनका नाम है आर अरविंद, और वे कक्षा 3 से है, सेंट मेर स्कूल चेन्नई से है। और उन्होंने अपना प्रश्न किया था कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। उस बच्चे ने अब्दुल कलाम से पूछा कि क्या आप अपने जीवन की कोई यादगार घटना हमें बता सकते हैं। तो अब्दुल कलाम ने उनका उत्तर देते हुए अपने जीवन की बचपन की यादगार घटना को बताया। वे कहते हैं कि जब वे कक्षा 5वीं के थे, उनके उस 5वीं कक्षा के अनुभव को उन्होंने यहाँ बताया कि वे कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की एक बात मुझे आज भी याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया था। जीवंत यानी जीवित, जीवता जागता उदाहरण हमें दिया था। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है। यादगार यानी अविस्मरणीय, जिसे कभी बुलाया न जा सके, और मस्तिष्क यानी दिमाग। अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन के मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई थी। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। अब्दुल कलाम अपने 5वीं कक्षा की यानी बचपन की एक यादगार घटना बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे और उनके शिक्षक शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की उनकी बताई हुई बात उन्हें याद आ जाती है। और वे कहते हैं कि एक दिन कक्षा में वे हमें यही सिखा रहे थे कि कोई पक्षी आकाश में कैसे उड़ता है। तो इस घटना को उन्होंने हमें क्या किया, रामेश्वरम के समंदर के किनारे ले जाकर जीवंत उदाहरण बताया कि कोई पक्षी किस तरह उड़ता है। वे हमें रामेश्वरम के समुद्र के किनारे ले गए, वहाँ पर उन्होंने पक्षी को उड़ाते हुए हमें बताया कि वह पक्षी आसमान में किस तरह उड़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि बचपन की उसी घटना से मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। आगे वे बताते हैं कि दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, जो कक्षा 5वीं का है, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है। और उन्होंने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रथम प्रश्न जो पूछा गया था उसमें हमने अब्दुल कलाम के एक बचपन के अनुभव को देखा था, जिनसे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। तो दूसरा प्रश्न जो है, जिनमें एक बच्चा क्या कर रहा है, अब्दुल कलाम से पूछ रहा है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो उनके उत्तर में अब्दुल कलाम ने भाषा के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है इस विषय पर बात की है। उनका उत्तर वे किस तरह देते हैं उनको हम देखें तो उनका उत्तर उन्होंने दिया था कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। यानी कि हम कहें तो मातृभाषा यानी किसे कहेंगे, हमारी माता की ओर से जो हमें भाषा सीखने को मिलती है उसे ही हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक था तब तक की पढ़ाई मैंने अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई। वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही अधिक सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से वे कह सकता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की भी नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी हम कहें तो निरंतर। एक बात हम कहें तो अत्यंत, नितांत यानी अत्यंत और लगातार रूप से हमें उस भाषा को सीखना आवश्यक यानी जरूरी है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। जब उस बच्चे ने कहा कि बचपन में हमें किस भाषा को महत्व देना चाहिए, तब उनका उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम समझाते हैं कि बचपन में हमें हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करनी चाहिए। वे स्वयं अपना अनुभव कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई की है
और कॉलेज और आगे की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी की माध्यम में प्राप्त की है। वे कहते हैं कि उनका मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा को ही पसंद करना चाहिए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वे अपनी मातृभाषा में ही अधिक बातों को सोचते हैं और उसी भाषा में सहजता से अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं। और वे आगे कहते हैं कि इसी तरह हमें मातृभाषा को अपनी पढ़ाई का माध्यम चुनना चाहिए, परंतु वैश्विक स्तर पर यदि हमें विश्व के कोई भी देश से यदि हमें संपर्क बनाए रखना है, उनसे अपने विचारों की यदि आप-ले करनी है, उनके विचारों को समझना है, उनके साथ एक वैश्विक स्तर पर बंधे रहने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को भी जानना जरूरी है। आज हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है, यानी संपर्क भाषा के रूप में वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यदि हमें विश्व के सभी देशों से संपर्क के रूप में जुड़े रहना है तो अंग्रेजी भाषा को जानना भी उतना ही जरूरी है। परंतु उन्होंने कहा कि यदि हम बचपन में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें हमारी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, और यदि विश्व के किसी भी देश के साथ जुड़े रहना है तो वैश्विक स्तर की संपर्क भाषा अंग्रेजी भाषा को जानना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हम उन सभी देशों से अपने विचारों की आप-ले कर सकते हैं। तो आगे हम देखें कि तीसरा जो प्रश्न है वे कौन सा है। अर्श पटेल, कक्षा 5, चंडूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से एक बच्चे ने प्रश्न किया है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अब्दुल कलाम एक अच्छे वैज्ञानिक थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो वे कहते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। उनका उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम उन्हें समझाते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हैं तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य यानी ध्येय। वे बच्चों से कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में ही पहुंचते हैं तभी आपको अपने जीवन के लक्ष्य यानी ध्येय को तय कर लेना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचें। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दें। यदि आप बड़े होकर जो कुछ बनना चाहते हैं उसी दिशा में आपको क्या करना है, प्रयास करना है। उसी दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और मेहनत करनी है। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत हमें करनी है। जो जो आप आगे की ओर बढ़ेंगे आपका सामना कई बाधाओं से होगा। जैसे हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। आगे वे कहते हैं कि आपको अपने अंदर दृढ़ यानी मजबूत, साहस यानी हिम्मत को पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करना होगा। और आगे वे बताते हैं कि तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर यानी हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहे यानी ज्ञान प्राप्त करते रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि यदि आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हैं तभी आपको अपने जीवन में लक्ष्य यानी ध्येय को तय कर लेना है कि आप बड़े होकर आखिर क्या बनना चाहते हैं। फिर उस लक्ष्य को तय करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने जो लक्ष्य तय किया है उनके बारे में माहिती इकट्ठी करेंगे और उसमें मेहनत करके आगे पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर वे कहते हैं कि उन पर हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा सामना कई समस्याओं से होगा। वे समस्याएं हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आएंगी और हमें उन समस्याओं के सामने हमारे मन को मजबूत करना होगा और अधिक मेहनत करनी होगी। समस्याओं को पराजित करने में हमें काफ़ी महारत को हासिल करना होगा, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो पाएंगे। परंतु सबसे पहले यह जरूरी है कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो ही हम हमारे जीवन में आगे चलकर सफल हो पाएंगे।
आगे का प्रश्न है जो चिराग जैन ने पूछा है, और वे प्रश्न कौन सा है? वे कक्षा 7 का है, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी मुंबई से है, और उन्होंने प्रश्न किया है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो उनका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें परिवर्तित करना है और देश के अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। आज हम देख रहे हैं 2021 चल रहा है और 2020 तक हमने कई क्षेत्रों में विकास किया है, प्रगति साधी है, हमारे देश को प्रगति की ओर तक हम ले भी गए हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उस वक्त बच्चों को कहा था कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें ले जाना है और देश के अरब से अधिक जो हमारे नागरिक हैं उनके चेहरों पर हमें मुस्कान लाना है, यानी उन्हें प्रगति की राह पर ले जाना है। और यही हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम वर्तमान समय में उस चुनौती को पूरा करते हुए देख रहे हैं। आगे हम देखें तो दूसरा प्रश्न करता है हर्ष चांदक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। वे मुंबई से है और उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है, यानी हिम्मत की व्याख्या क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि साहस की परिभाषा क्या हो सकती है, हिम्मत की व्याख्या क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपने जान की परवाह किए बिना, यानी अपने प्राण की चिंता किए बिना दूसरों को संकट यानी कि मुसीबत या आपदा यानी तूफान से बचाना ही साहस है। उन्होंने कहा कि अपने प्राणों की परवाह किए बिना, चिंता किए बिना दूसरों को उनके संकट से बचाना ही साहस है। तो उनके बाद प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तरुण पटेल है जो कक्षा 8 का है, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से है। उन्होंने अब्दुल कलाम से पूछा, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो उनका उत्तर अब्दुल कलाम ने दिया कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वे आज भारत में नहीं रह रहा है, परंतु यदि वह भारतीय मूल का है तो कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत यानी संपत्ति पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। आज हम देखें तो विश्व के अनेक देशों में हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं और यदि वे अपनी मातृभूमि यानी कि मूल तौर से भारत के प्रति अपना गौरव दिखाना चाहे तो वे किस तरह दिखा सकते हैं? तो अब्दुल कलाम ने उससे कहा कि आप चाहे भारत में नहीं रहते हैं परंतु भारतीय मूल के हैं तो विशाल भारतीय परिवार के एक अंग के समान है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर यानी आपको अपनी संस्कृति पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, यही आपके लिए गौरव की बात है। आगे हम देखें तो दूसरा प्रश्न करता है सत्यम जो कक्षा 10 का है, जिला स्कूल मुंगेर से है। उन्होंने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो यहाँ उस बच्चे ने कहा कि आपसे जो भी मिलते हैं वे आपसे यही बताते हैं कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, परंतु यह कोई नहीं कहता कि किसान, मजदूर और कलाकार भी बनना चाहे, वे भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और हम सब उसी परिवार से हैं। तो आप हमारे प्रति आपका क्या कहना है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उन्हें बताया कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी शिल्पकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से जरूरत है, दरकार यानी जरूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें यानी प्रगति करें। अब्दुल कलाम ने बच्चों से कहा
कि किसान, मजदूर, कलाकार वे भी हमारे राष्ट्र के उतने ही महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की उतनी ही जरूरत है। यदि आप उसी परिवार से हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं पर आगे बढ़े, खूब प्रगति करें। आगे हम देखें तो अन्य बच्चों ने भी अब्दुल कलाम से कुछ प्रश्न किए हैं। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं वे किस तरह अब्दुल कलाम से प्रश्न कर रहे हैं और अब्दुल कलाम अच्छी तरह से उनके उत्तर दे रहे हैं। आगे रोहित चतुर्वेदी ने, जो कक्षा 11 का है, इस्लामिया इंटर कॉलेज से है, और उन्होंने क्या किया, प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर यानी हमेशा जो जनसंख्या है और बेरोजगारी है, इससे वह संभव हो पाएगा? तो उनका उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम ने कहा था कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है, यानी कि अच्छा उपाय है। जिस तरह हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय सूझ जाएगा। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। आज हम देखें तो हमारे समाज में, हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भूस्तरीय या तो हम कहें तो किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपने कलाओं को प्रदर्शित किया है। अपनी कलाओं के आधारित वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, सफल हुई है। और इसी तरह विशेषकर स्त्री शिक्षा इस जनसंख्या को रोकने में हमारे लिए उपयोगी है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा और भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं के रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यहाँ अब्दुल कलाम ने उन बच्चों को बताया कि आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि स्त्रियां भी शिक्षा ले रही हैं, वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनमें सफलता प्राप्त कर रही है। इसी तरह जनसंख्या वृद्धि को रोकने में स्त्री शिक्षा का हमें बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा और छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को भी बल मिलेगा। भारत 2020 का मिशन जो है वे युवाओं को रोजगार प्राप्त कराएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया जाएगा और उसी से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इस तरह जनसंख्या की वृद्धि में हम जरूर सुधार कर पाएंगे। आगे प्रश्नकर्ता जो है उन्होंने प्रश्न किया, वे अर्श मेहता है जो 12वीं कक्षा का है और बड़ौदा से है। उन्होंने प्रश्न किया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन ही जाएगा? तो उनका उत्तर अब्दुल कलाम ने दिया कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उन्होंने हमारी भारत की जनसंख्या को कितना बताया? वे बताते हैं कि भारत की जनसंख्या अरब से अधिक है, 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं, यानी युवा है। वे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को यदि 2020 तक विकसित राष्ट्र के परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भी है और सुनियोजित खाका यानी एक तरह से आयोजन भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। उस बच्चे ने कहा था कि आपको क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? बच्चों, आज आप देखिए हमारा भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या तो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो हमारा भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज 2021 में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारा जो भारत देश है, जिनमें 1 अरब से अधिक जनसंख्या है, जिनमें 54 करोड़ की संख्या 25 वर्ष के आयु की है, यानी कि युवानों की है, जो हमारे भारत देश की शक्ति है। उनके पास हमारे देश को विकास की ओर ले जाने की अच्छी विचार शक्ति है और उनके अथक प्रयास से ही वे हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। हमारे पास एक सुनियोजित आयोजित पूर्वक एक ढांचा भी है, जिनके बल पर
25 करोड़ युवा यानी कि 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही उन्हें विकास के ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम देखें तो अन्य प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, वे है कार्तिक कार्तिक जो 12वीं कक्षा का है और बंगलुरु से है। उन्होंने प्रश्न किया कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे गरीब युवा वर्ग है जो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, परंतु आर्थिक परिस्थिति की वजह से वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? आखिर वे लोग अपना लक्ष्य किस तरह पूरा कर सकते हैं, यानी अपना ध्येय किस तरह पूरा कर सकते हैं? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति हमें प्राप्त होती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन देंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। जब उस बच्चे ने कहा कि आर्थिक परिस्थिति की वजह से कुछ बच्चे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे अपना लक्ष्य किस तरह पूरा कर सकते हैं? तो अब्दुल कलाम ने बताया कि यदि वे अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो स्कूल से उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बैंक से कुछ ऋण भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो हमारे जीवन में बाधा तो आएंगी, परंतु हमें क्या करना है? उन बाधाओं से घबराकर पराजित नहीं होना है, परंतु कठोर परिश्रम और श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा हमें समस्याओं को पराजित करना है और हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अच्छी मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या तो आती ही रहेंगी, परंतु हमें उनसे घबराना नहीं है, परंतु हमने जो लक्ष्य को तय किया है उस पर आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खोजने हैं, अधिक मेहनत करनी है। अधिक मेहनत के द्वारा हम उन समस्याओं को हरा कर रहेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे हम देखें तो अन्य प्रश्नकर्ता ने कौन सा प्रश्न किया है? तो मिथुन के द्वितीय वर्ष AICT अमृतापुरी से है और उन्होंने प्रश्न किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारे जो राजनीतिज्ञ है उनकी क्या भूमिका रहेगी? तो अब्दुल कलाम ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होते हैं वे दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाते हैं। दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ यानी दूर की बात सोचने का गुण अपनाते हैं, दूर की बात सोचते हैं, भविष्य का प्रयोग करते, भविष्य में आगे विकास की ओर बढ़ने के लिए वे क्या करते हैं? दूर के बारे में सोचते हैं। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों के मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान यानी प्रगति के लिए भी कार्य करना होगा। वे उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होते हैं वे हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं, दूर की बात सोचते हुए भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारे देश में हम देखें तो महात्मा गांधी जैसे निष्ठावान पुरुष ने कई ऐसे अच्छे कार्य किए थे और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। उसी प्रकार यदि वर्तमान राजनीतिज्ञ अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ कार्य और पारदर्शी कार्यों से यदि अच्छा मार्गदर्शन ले तो वे हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। और साथ साथ हमारा देश जो है उनमें हम देखें तो गरीबी रेखा के तह पर जो लोग जी रहे हैं उनके उत्थान यानी प्रगति के लिए भी हमें कार्य करना होगा। इस तरह वे अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आगे हम देखें तो प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है।
जिन्होंने अपना प्रश्न रखा कि रक्षा की दृष्टि से 2000 यानी विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। तो वे कहते हैं कि यदि 2020 का हमारा जो लक्ष्य है उनमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो उनका उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आज हम देखें तो जल थल पर, भूमि पर या तो आकाश में हम देखें तो महिलाओं ने कई प्रगति की है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय पर सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। हम कहें तो आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं प्रगति कर रही है और वे राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आज हम वर्तमान स्थिति में देखें तो पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। महिलाएं भी अपने राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग दे सकती है। आगे हम देखें तो प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर अब्दुल कलाम से एक बच्चे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें हम देखें तो उस बच्चे ने अब्दुल कलाम से पूछा है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे को कम नहीं कर सकते। अनावश्यक यानी बिनजरूरी खर्चों को हम कम नहीं कर सकते। तो उनका उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम ने अंत में कहा था कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक यानी बिनजरूरी चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक यानी बिनजरूरी खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। और वे उन बच्चों को कहते हैं कि भविष्य में इन सभी बातों पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, और जहाँ बिनजरूरी खर्चे हैं उन पर अधिक खर्च नहीं किया जाएगा, उन पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने देखा कि बच्चे किस तरह उन्हें अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं और अब्दुल कलाम किस तरह उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हुए उनके उत्तर उन्हें देते हैं, और हमारे देश को हम किस तरह प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं, उनमें अनेक महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने समझाया है। तो साथ साथ उन्होंने समझाया है कि हमारे राष्ट्र की प्रगति में पुरुष और महिलाओं के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यदि हम देखें तो महिलाएं भी देश की प्रगति में अपना उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हम कहें तो भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय पर सेवा प्रदान कर रही है। इस तरह अन्य क्षेत्र में रहकर भी वे देश की सेवा कर सकती है। तो अब्दुल कलाम का 2020 को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो सपना था वो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं। तो साथ साथ कई बच्चों ने विभिन्न प्रश्न यहाँ पूछे हुए हैं और अब्दुल कलाम ने उनके उत्तर भी दिए हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह सवाल और प्रश्नकर्ता के द्वारा सवाल और डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा उनके उत्तर, इस तरह प्रश्न शैली में हमने इस गद्य की समझूती को देखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्वाध्याय और प्रश्नों की भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप पूरे गद्य की समझूती भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वाध्याय और अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं वे अब हम अगले वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। आप क्या करेंगे, इस गद्य के जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से समझेंगे
और प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ की समझूती समाप्त होती है। यदि आप चाहें तो पूरा पाठ एक बार पढ़ सकते हैं और अगले वीडियो में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।